नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एलन मस्क की। मतलब एक ऐसा नाम जिन्हें सिर्फ कारोबारी कहना शायद काफी नहीं होगा, है ना? बिल्कुल नहीं। उन्हें तो जैसे भविष्य को दिशा देने वाला माना जाता है। और आज की हमारी ये जो बातचीत है वो एशली वैंस की लिखी उनके जीवनी के हिंदी सारांश पर आधारित है। हाँ, तो इसी सारांश के जरिए देखते हैं उनकी कहानी के जो अहम हिस्से हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे उनका बचपन कैसा था, टेस्ला और स्पेस एक्स जैसी कंपनियां वो कैसे खड़ी हुई, और वो बड़े सपने जैसे मंगल पर इंसान भेजने वाला। हाँ बिल्कुल। देखते हैं कि ये सारांश मस्क की सोच और उनके इस सफर के बारे में क्या खास बताता है। ठीक है। तो शुरुआत उनके बचपन से करते हैं। दक्षिण अफ्रीका में जन्म हुआ 1971 में। सारांश में लिखा है कि वो काफी चुप रहने वाले, थोड़े अंतर्मुखी बच्चे थे। हाँ, और किताबों में खोए रहते थे। साइंस फिक्शन, इंसाइक्लोपीडिया, ये सब। बिल्कुल। और स्कूल में अकेलेपन का, बुली होने का भी जिक्र है। लेकिन एक बात जो मुझे खास लगी, शायद इसी अकेलेपन ने उन्हें दुनिया को अलग नजरिए से देखना सिखाया हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये जो शुरुआती अनुभव होते हैं ना, अकेलापन, किताबों में डूबना, ये कई बार आपको लीक से हटकर सोचने पर मजबूर करते हैं। और फिर आप बड़ी महत्वाकांक्षाएं पालने लगते हैं। सारांश की वो लाइन याद है, जो बच्चे अकेले रहते हैं कई बार वो दुनिया बदलने का सपना देखते हैं। सही कहा। तो शायद यही अनुभव ही थे जिन्होंने उनमें वो जिद पैदा की, कुछ अलग करने की, कुछ बड़ा करने की। हाँ, और ये जिद उनके शुरुआती कामों में भी दिखती है। पहली कंपनी थी Zip2। हाँ, वो करीब $300 मिलियन में बेची थी उन्होंने। बिल्कुल। फिर X.com बनाया, जो बाद में पेपैल बन गया, और वो बिका करीब $1.5 बिलियन में। तो पैसा तो आ गया था, मतलब वित्तीय स्वतंत्रता मिल गई थी। हाँ, लेकिन जैसा सारांश इशारा करता है, पैसा मंजिल नहीं थी, लक्ष्य कुछ और ही था, बड़ा था। सही, पैसा बस एक साधन बना उन बड़े लक्ष्यों तक पहुंचने का। और यहीं से 2002 में स्पेसएक्स की कहानी शुरू होती है। स्पेसएक्स। हाँ। लक्ष्य साफ था, स्पेस ट्रैवल को सस्ता बनाना और अंत में इंसानों को दूसरे ग्रहों पर बसाना, मंगल खास तौर पर। ये आसान तो बिल्कुल नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। शुरुआत में तो बहुत मुश्किलें थीं। कई रॉकेट लॉन्च फेल हुए, पैसों की जबरदस्त तंगी आई। एक वक्त तो ऐसा था कि लगा कंपनी बंद हो जाएगी, पर वो डटे रहे। हाँ, सारांश भी यही बताता है। 2008 में वो फाल्कन 1 की जो सफल उड़ान हुई, वो एक टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल। उसी के बाद तो नासा से वो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला। ये उनकी उसी सोच को दिखाता है जिसका जिक्र है सारांश में। फेल होना ठीक है, हार मानना नहीं। सही। और मंगल का सपना तो आज भी उनका सबसे बड़ा लक्ष्य है। अंतरिक्ष के साथ साथ धरती पर भी तो क्रांति लानी थी। टेस्ला। हाँ, टेस्ला। ये सिर्फ एक इलेक्ट्रिक कार कंपनी नहीं थी, ये तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर जो सोच थी ना, उसे बदलने का मिशन था। कौन मानता था शुरू में? बहुत संदेह था कि ये बैटरी वाली कारें कामयाब होंगी भी या नहीं। वही तो। लेकिन फिर वो मॉडल S आए, फिर 3XY, और धीरे धीरे पूरी तस्वीर ही बदल गई। आज तो खरबों डॉलर की कंपनी है। ये दिखाता है कि कैसे एक मजबूत इरादा, एक विजन बाजार का रुख बदल सकता है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसा सारांश बताता है, उनके दूसरे बड़े प्रोजेक्ट्स भी हैं। हाँ, जैसे सोलर सिटी घरों में सौर ऊर्जा के लिए, फिर न्यूरालिंक, वो ब्रेन मशीन इंटरफेस वाला। हाँ वही, और द बोरिंग कंपनी, शहरों के नीचे ट्रैफिक के लिए सुरंगें बनाने का आइडिया। कमाल है। मतलब ये सब दिखाता है कि वो कैसे अलग अलग फील्ड्स में बड़ी बुनियादी समस्याओं को पकड़ रहे हैं और उनका हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, उनकी अप्रोच ही यही है। इतने सारे अलग अलग मुश्किल लगने वाले काम, वो भी एक साथ। सारांश उनके काम करने की शैली के बारे में भी बताता है। कहते हैं बहुत डिमांडिंग लीडर हैं। हाँ, खुद हफ्ते में 100 घंटे से ज्यादा काम करते हैं और टीम से भी वैसी ही उम्मीद रखते हैं। फोकस हमेशा इनोवेशन पर, बड़ा असर डालने पर। शायद ऐसी लीडरशिप की जरूरत होती है जब लक्ष्य इतने बड़े हों। सारांश में एक और बात है उनकी सोच के बारे में। क्या? फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहते हैं, मुझे करना है जो सही लगता है। शायद इसी वजह से वो इतने जोखिम भरे वेंचर्स एक साथ चला पाते हैं। तो इस पूरी बातचीत से, जो इस जीवनी के सारांश पर आधारित है, कुछ खास बातें हैं जो सामने आती हैं। बिल्कुल। पहली बात तो ये कि उन लक्ष्यों को भी मुमकिन मानना जिन्हें दुनिया नामुमकिन समझती है, वो सोच रखना। दूसरी, असफलता वो स्वीकार्य है, उससे सीखना है, पर हिम्मत नहीं हारनी। सही। फेल होना ठीक है, हार मानना नहीं। और तीसरी, सबसे जरूरी शायद,
कि पैसों से भी ज्यादा जरूरी है एक साफ नजरिया, एक बड़ा विजन होना। जैसा सारांश कहता है, पैसों से बड़ा है विजन। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है, कैसे कोई एक इंसान इतने सारे अलग अलग, इतने हाई रिस्क वाले फील्ड्स में एक साथ काम कर सकता है? ये सोचने वाली बात है। और क्या ये जो जबरदस्त फोकस है बड़े पैमाने पर दुनिया बदलने पर, क्या ये भविष्य में इनोवेशन की दिशा, हमारी अपनी प्राथमिकताएं, इनके बारे में हमें कुछ सोचने पर मजबूर करता है?